विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र ऐतिहासिक अध्ययन की इस श्रृंखला में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास इस कक्षा में मैं आप सबका फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने आपसे चर्चा की थी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रथम इकाई से जुड़े हुए विविध प्रश्नों, जैसे कि भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन। इन सभी की उपलब्धियों की चर्चा उनके विशेष राजस्व सिद्धांत के संदर्भ में की गई। आज विद्यार्थियों मैं आपसे बात करूंगा दिल्ली सल्तनत के दूसरे राजवंश, जो भारतीय इतिहास में खलजी राजवंश के नाम से जाना जाता है। खलजियों द्वारा जलालुद्दीन फिरोज खलजी के नेतृत्व में 1290 में ममलूक तुर्कों की सत्ता को उखाड़ फेंकना भारतीय इतिहास में नवीन परिवर्तन का दौर माना जाता है और इतिहासकार के.एस. लाल ने इस दौर को खलजी क्रांति के नाम से संबोधित किया। काफ़ी इतिहासकार इस बात से सहमत हैं। वास्तव में खलजी क्रांति अपने आप में एक अभिनव और अनूठे प्रयोग का दौर था। अपने 30 साल की हुकूमत में खलजियों ने शासन व्यवस्था, राज व्यवस्था, आर्थिक तंत्र के जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया और उन्हें लागू किया, वे अपने आप में अनूठे थे। खलजी क्रांति ने विद्यार्थियों बहुत सारी बातें साबित कर दी। खलजियों ने यह अच्छी तरीके से साबित कर दिया कि शासन सत्ता पर नियंत्रण करने के लिए या शासन अपने हाथ में रखने के लिए किसी उच्च नस्ल का होना जरूरी नहीं है। जैसा कि गयासुद्दीन बलबन बार बार अपने आप को ईरान के महान पौराणिक वीर अफरासियाब से जोड़ता था, अपनी दैवीय उत्पत्ति की बात करता था। इस तरीके की कोई भी बात खलजियों ने नहीं की। खलजी क्रांति ने अच्छी तरीके से यह सिद्ध करके दिखाया कि सल्तनत पर अधिकार करने के लिए किसी दैवीय कृपा या किसी उच्च नस्ल से संबंध जुड़ा हुआ होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपके बाजुओं की ताकत, आपकी सैनिक योग्यता ही आपको शासन का अधिकारी बनाती है। इसके अलावा खलजियों ने यह भी सिद्ध करके दिखाया कि राज्य धर्म के बिना न केवल बन सकता है, अपितु सफलतापूर्वक चल भी सकता है, क्योंकि अलाउद्दीन जैसे शक्तिशाली सुल्तानों ने एक नवीन धर्म की शुरुआत करने का निश्चय किया। यह अलाउद्दीन के सलाहकार दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह थी कि अलाउद्दीन इस पर अमल करने से रुक गया। अलाउद्दीन का बयाना के काजी मौलाना मुगिसुद्दीन से हुआ वार्तालाप इस बात की पुष्टि करता है कि खलजियों के लिए राज्य सबसे ऊपर था। खलजियों ने राज्य हित के लिए या सुल्तान के हित के लिए उपयोगी सभी नियमों को लागू किया, चाहे शरीयत उनकी अनुमति दे या न दे। बयाना की काजी मौलाना मुगिसुद्दीन से हुए वार्तालाप की चर्चा में विद्यार्थियों आपसे अलग से करूंगा, जब मैं सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के बारे में काफ़ी विस्तार से बात करूंगा। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने उस नीति को अपनी चरम सीमा पर पहुंचाया जिसे बलबन ने लागू करने की काफ़ी कोशिश की थी और काफ़ी हद तक बलबन कामयाब हुआ। यह निरंकुशता की नीति, सुल्तान को सर्वोपरि मानने की नीति शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के समय में अपनी चरम सीमा पर जा पहुंची। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी उन सुल्तानों में से एक था जिनकी तुलना फ्रांस के सम्राट लुई 14वें से की जा सकती है। जिस प्रकार से लुई 14वें का यह कहना था कि आई एम द स्टेट
मैं ही कानून हूँ। कोई भी आदेश कानून इसलिए है क्योंकि वह मेरे मुंह से निकला हुआ है। ठीक इसी प्रकार की निरंकुशता की नीति सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी क्रांति के एक अभिनव प्रयोग के तौर पर एक नवीन आर्थिक व्यवस्था को ईजाद किया, जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। विद्यार्थियों, बाजार नियंत्रण व्यवस्था की खासियत केवल वस्तुओं के मूल्य कम होने से नहीं थी, बल्कि वस्तुओं के मूल्य लंबे समय तक स्थिर रहने से थी। आज के दौर में हमारी प्रगतिशील और लोकतांत्रिक सरकारें भी, न केवल हमारी बल्कि पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक सरकारें भी और मजबूत आर्थिक तंत्र लेने के बावजूद वस्तुओं के भावों को स्थिर नहीं कर पाई। लेकिन ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग की बात थी कि उसे वस्तुओं के मूल्य को न केवल कम रखा बल्कि स्थिर रखा। यद्यपि यह अलग बात है कि उसे दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में इसको लागू किया, लेकिन ये एक नवीन प्रकार के प्रयोग की शुरुआत थी जो सुल्तान के दिमाग में चल रही बहुत सारी बातों को बताती थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी व्यावहारिक था। उसने दक्षिण के राज्यों को जीता, लेकिन दक्षिण के राज्यों के बारे में उसने उसी नीति को अपनाया जो उससे लगभग 1000 साल पहले भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले सम्राट समुद्रगुप्त ने लागू किया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राज्यों की विजय की, लेकिन वो जानता था कि दक्षिण उसके मूल केंद्र से काफ़ी दूर है। तो ऐसी स्थिति में पाटलिपुत्र से दक्षिण का कंट्रोल व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं था। इसलिए समुद्रगुप्त ने उन राज्यों से कर वसूल किया और उनको अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र छोड़ा। ठीक यही नीति अलाउद्दीन खिलजी ने भी दक्षिण के बारे में अपनाई, समुद्रगुप्त की नीति, और उसने दक्षिण के राज्यों से कर वसूल किया, उनसे अपनी अधीनता स्वीकार कराई और उन्हें अपने आंतरिक मामलों में शासन करने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल अपने आप में कई प्रयोगों के लिए जाना जाता है। तो जब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे तब हम इन चीज़ों को गंभीरता के साथ समझेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ 1290 ईस्वी में। 1290 ईस्वी ये एक ऐसा समय था, लगभग 1287 के आसपास शक्तिशाली ममलूक सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हुई। बलबन की मृत्यु के बाद सत्ता उसके पोते कैकुबाद के हाथ में आई। कैकुबाद जो कि बंगाल के सूबेदार और बलबन के बेटे शहजादा बुगरा खान का बेटा था। कैकुबाद एक ऐसा व्यक्ति था जिसका पालन पोषण अपने दादा बलबन के कठोर संरक्षण में हुआ था, और बलबन ने कठोर अनुशासनिक नियमों के तहत उसको शराब और अन्य सभी प्रकार की विकृतियों से दूर रखा। लेकिन जैसी ही सत्ता का नियंत्रण उसके हाथ में आया, कैकुबाद शराब में और भोग विलास में डूब गया, और इसका परिणाम ये हुआ कि जल्दी ही वह 2.5-3 साल में वह विकलांग हो गया, अपाहिज हो गया। ऐसी स्थिति में खिलजी सरदारों ने बगावत करके सत्ता अपने हाथ में लेने का निश्चय किया, और इस बगावत का नेतृत्व किया बलबन के समय में उत्तर पश्चिमी सीमांत के सूबेदार मलिक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, जो सल्तनत का काफ़ी वफादार था। लेकिन उससे सत्ता अपने हाथ में लेने का निश्चय किया, और खिलजी सरदारों ने पूरी योजना बनाई, और इस योजना के तहत कैकुबाद को, जो अपाहिज हो चुका था, चादर में लपेट कर यमुना में फेंक दिया, और 3 महीने के लिए सत्ता क्यूमर्स के नाम से, कैकुबाद के बेटे क्यूमर्स के नाम से चलाई। लेकिन बाद में उन्होंने सत्ता का यह आवरण भी हटा फेंका। इसी प्रक्रिया के दौरान तुर्की दल के नेता मलिक एतमार कच्छन और मलिक सुरखा की हत्या की गई, और इसके साथ ही सल्तनत पर खिलजियों का पूरा नियंत्रण कायम हुआ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी राजवंश का पहला सुल्तान बन तो गया,
लेकिन उसके अंदर वे सारी कमियां आ गई जो कि उम्र के कारण थी, और उम्र दराज व्यक्ति होने के कारण वह कठोर निर्णयों को लेने में बड़ा असक्षम था। और कठोर निर्णय लेना और उनको लागू करना उस दौर में नवोदित खलजी सल्तनत की सबसे बड़ी ज़रूरत थी और सबसे बड़ी आवश्यकता थी। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खलजी ने कुछ ऐसे काम कर दिए जिसके कारण वह अपने सरदारों के बीच में अलोकप्रिय हो गया, और इसकी उस अलोकप्रियता का फ़ायदा उसके दामाद और उसके भतीजे महत्वाकांक्षी अलाउद्दीन खलजी ने उठाया, और जुलाई 1296 में उसने अपने चाचा और अपने दामाद जलालुद्दीन फिरोज खलजी की कड़ा मानिकपुर में हत्या कर दी। यह दिन 20 जुलाई 1296 का था, और इतिहासकारों ने लिखा है कि जब मृत सुल्तान की कटे हुए सर से खून बह ही रहा था, तब चंदोबा उठाया गया और राज मुकुट अलाउद्दीन के सर के ऊपर रख दिया गया। तो विद्यार्थियों, जानने की कोशिश ये की जाए कि वो कौन सी परिस्थितियाँ थी आखिर जिसके कारण सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खलजी अपने लोगों के बीच में अलोकप्रिय हो गया। सबसे पहली बात थी मलिक छज्जू की बगावत। मलिक छज्जू बलबन का भतीजा था, और उसने सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खलजी के खिलाफ बगावत कर दी, और उस वक्त वो कड़ा मानिकपुर के सूबेदार के रूप में था। यह बगावत खलजियों के लिए बड़ी चुनौती थी, और बड़ी मुश्किल से अलाउद्दीन और अन्य सरदारों ने मिलकर इस बगावत को कुचला। मध्ययुगीन नियमों के मुताबिक इस प्रकार के बागी व्यक्तियों की सजाए मौत थी, लेकिन सुल्तान जलालुद्दीन ने मलिक छज्जू को जेल से बेड़ियों से रिहा किया, उसे अच्छे कपड़े पहनाए, दावत दी और उसे छोड़ दिया, जबकि वो मौत का अधिकारी था उस वक्त नियमों के मुताबिक। तो इससे खलजी सरदार काफ़ी असंतुष्ट हुए। एक और वाकया उस वक्त घटित हुआ जब 1292 में जलाली फौजें रणथंभौर के हमीर के खिलाफ अभियान के लिए निकली, और रास्ते से ही एक मुठभेड़ के बाद जलालुद्दीन फिरोज खलजी यह कहकर वापस लौट गया कि वह अपने सिपाही के सर के एक बाल की कीमत रणथंभौर जैसे 10 किलो के बराबर समझता है। सामान्य व्यक्ति भी इस चीज़ को हास्यास्पद मान सकता है, और यह अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा सकता है कि सुल्तान जलालुद्दीन का ये तर्क कितना कमज़ोर था। जलाली फौजों का वापस लौटना, और वह भी हमीर के खिलाफ, खलजी सैनिकों के आत्मविश्वास को गिराने जैसा था। खलजी सरदार और नाराज हुए। इसके साथ एक और दिक्कत ये हुई कि मंगोल नेता अब्दुल्ला खान, उसने दिल्ली पर हमला किया, और इस मुठभेड़ का जो भी परिणाम हुआ उस परिणाम के मुताबिक सुल्तान ने अपनी बेटी का विवाह अब्दुल्ला खान के साथ किया। अब्दुल्ला खान ने इस्लाम स्वीकार किया और दिल्ली में रहना स्वीकार किया, और उसके नाम से वो इलाका दिल्ली का मंगोलपुरी या मुगलपुरा के नाम से जाना जाता है। तो ये तमाम बातें नवोदित और महत्वाकांक्षी खलजी सरदारों को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी, और उनको ये लग रहा था कि इस दौर में आक्रामक नीति की जरूरत है। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने इस बात का फ़ायदा उठाया, और उसने सत्ता अपने हाथ में लेने का निश्चय किया। उसने शुरुआती दौर में ये योजना बनाई कि वह दक्षिण की तरफ चला जाएगा, लेकिन दक्षिण में जाने के बाद उसको दक्षिण से इतना ज़्यादा पैसा मिला कि उसकी महत्वाकांक्षाएं जागृत हो गई, और उसने दिल्ली आने का निश्चय किया और सत्ता अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया को उसने प्रारंभ करने का निश्चय किया। दरबार के कुचक्रों और षड्यंत्रों से अलाउद्दीन जैसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति काफ़ी परेशान हो चुका था। उसकी पत्नी सुल्तान की बेटी थी। उसकी पत्नी और उसकी सासू दोनों मिलकर उसको ताने दिया करती थी, और कि इतिहासकार के.एम. अशरफ की पुस्तक हिंदुस्तान के निवासियों का जीवन स्तर, रहन सहन और परिस्थितियाँ, उसके मुताबिक अलाउद्दीन काफ़ी परेशान हो चुका था इन लोगों से, और उसने निश्चय किया कि वो जाएगा। उसने भीलसा पर हमला करने की योजना बनाई, और चुने हुए 8000 घुड़सवार और नसरत खान जलसेरी को लेकर वह चंदेरी और भीलसा की तरफ निकल पड़ा। वहाँ जाने पर उसे रास्ते में पता चला कि दक्षिण में देवगिरी में रामचंद्र देव यादव का शासन है, और वहाँ काफ़ी अकूत संपदा है।
तो वह दक्षिण की तरफ रवाना हो गया। यह दक्षिण में मुस्लिम सेनाओं का पहला प्रवेश था। इससे पहले दक्षिण में मुस्लिम सेनाओं के आक्रमण की गूंज नहीं गूंजी। और दक्षिण की राजनीतिक स्थिति विद्यार्थी उस वक्त ऐसी थी कि दक्षिण में 4 राजवंश थे। देवगिरी का यादव राजवंश, द्वार समुद्र का होयसल राजवंश जो वीर बल्लाल तृतीय के नेतृत्व में था, अपने वारंगल या तेलंगाना का काकतीय राजवंश जो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय की हुकूमत में था और जहाँ से अलई सैनिकों को और मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मिल रहा है, और मदुरा का पांड्य राजवंश जहाँ पर वीर पांडे और सुंदर पांडे भाइयों में संघर्ष हो रहा था। तो दक्षिण की राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि चारों राजवंश एक दूसरे से फायदा उठाने का निश्चय कर रहे थे। तो जब अलाउद्दीन ने देवगिरी पर हमला किया तो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव का बेटा शंकर देव, जो इतिहास में सिंहन देव के नाम से जाना जाता है, वो एक सेना लेकर पास के होयसल राज्य पर हमला करने के लिए गया था। अलई सेनाएं अलाउद्दीन ने अपने 5000 घुड़सवार पीछे छोड़कर बाकियों के साथ किले के अंदर एंटर किया। राजा रामचंद्र देव घबरा गया और उसने संधि स्वीकार कर ली। संधि की शर्तों के मुताबिक काफ़ी पैसा देना स्वीकार किया और इसी बीच शंकर देव अपनी सेना लेकर वापस आ गया और उसने अलाउद्दीन को चुनौती दी। युद्ध वापस प्रारंभ हुआ और नसरत खान जलसेरी अपने बचे हुए सैनिकों को लेकर युद्ध के मैदान में आ गया। शंकर देव ने यह समझा कि दिल्ली से बड़ी फौज आ गई है, उसने वापस सरेंडर कर दिया। नई शर्तें तय हुई जो पहले से ज़्यादा कठोर थी। काफ़ी पैसा मिला और कहते कि देवगिरी से मिला वो पैसा इतना ज़्यादा था कि इसने अलाउद्दीन की ताकत को मजबूत कर दिया। उधर दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन के खिलाफ लोग सुल्तान के कान भरने लगे, लेकिन अलाउद्दीन के इशारे पर अलाउद्दीन का भाई अरकली खान, जो अलमास बेग के नाम से भी जाना जाता है, वो सुल्तान जलालुद्दीन को अलाउद्दीन की तरफ से आश्वस्त किए हुए था और कहा था कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सुल्तान आपका भतीजा है, आपका दामाद है, आपके खिलाफ बगावत नहीं करेगा। और बाकायदा उसने कूचक्र और योजनाएं बनाकर सुल्तान जलालुद्दीन को राजी कर लिया निशस्त्र और निहत्थे अलाउद्दीन से मिलने के लिए। और सुल्तान गढ़ा मानिकपुर के तट पर, चाहे गंगा नदी अपना मोड़ लेती, वहाँ पर मिला, निहत्थे मिला और सुल्तान के इशारे पर मलिक इख्तियारुद्दीन हूद ने हमला किया और सुल्तान की हत्या कर दी गई। और 20 जुलाई 1296 को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। विद्यार्थियों, भारतीय इतिहास में सल्तनत के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा तख्ता परिवर्तन की इस घटना को अलई क्रांति के नाम से जाना जाता है। कल की कक्षा में मैं आपसे अलई क्रांति के विविध तथ्यों और स्वरूपों के बारे में चर्चा करूंगा। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति, उसके दक्षिण भारत विजय और उत्तर भारत के अभियान, उसके मंगोलों से युद्ध हुए उनके बारे में जानकारी, और इन तमाम बातों के बारे में मैं कल आपसे विस्तार से बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।